हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सहायक संधि, जिनका प्रयोग अंग्रेजों ने भारत राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए जमकर प्रयोग किया। तो दोस्तों, इसका प्रयोग वैसे तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने इसका प्रयोग किया था, परंतु ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेज़ली ने इसका प्रयोग भारत राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए खुलकर प्रयोग किया। दोस्तों, कंपनी का मुख्य मकसद था अधिक से अधिक भारतीय भूभागों को अपने नियंत्रण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में करना, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संसाधन प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वस्तुएं वो प्राप्त कर सके तथा और उन पर टैक्स शुल्क कम से कम लगे ना लगे, इस तरीके से वो अधिकतर भारतीय भूभागों को अपने नियंत्रण में करने के लिए उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की शुरुआत की। हम कह सकते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कुछ इस प्रकार की थी सहायक संधि प्रणाली। तो हम पहले देखेंगे कि सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या नियम, क्या क्या जो कानून उन्होंने बनाए थे सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत। तो चलिए हम देखते हैं। पहला, वैदेशिक संबंधों का समर्पण कंपनी के हाथों में। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहली शर्त जो उनकी थी कि जिस भी राज्य या देशी रजवाड़े से ये संधि की जाती थी, सबसे पहले उनके जितने भी विदेशी संबंध थे उनकी सारी शक्तियां अपने अंडर में कंपनी के हाथों में हो जाती थी। उनके जितने भी, जैसे आज के समय में भारत के कई अलग अलग देशों से विदेशी संबंध है, अमेरिका से भी है, रूस भी है, जबकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। तो कंपनी ने क्या किया, उनके जो विदेशी मामले थे उस राज्य के, जिस राज्य से ये संधि हुई, उस राज्य के विदेशी मामले पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, अपना नियंत्रण कर लिया और वही फैसला करने लगे किस राज्य से किस तरीके का संबंध रखना है, कैसे करना है। सारा विदेशी मामला कंपनी के हाथों में आ गया, जिससे देशी राज्य बहुत कमजोर हो गए, स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम हो गए। दूसरा, राज्य के सेनाओं का नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में। जिस राज्य से ये सहायक संधि प्रणाली की जाती थी, उस राज्य में ब्रिटिश के अधीन सेनाएं, जितनी भी सेनाएं होती थी ब्रिटिश के अंतर्गत, ब्रिटिश के नेतृत्व में हो जाती थी। लगभग ये सेनाएं ब्रिटिश की ही होती थी, लेकिन उस सेना का जो खर्च था ये राज्य को उठाना पड़ता था। तो इससे और एक तरीके से, एक तो सेना का खर्च राज्य को उठाना पड़ता था, दूसरा इसके लिए कंपनी को भी राज्य निश्चित भूभाग, जो बड़े राज्य थे भूभाग दिया करते थे और कई सारे अधिकार दिया करते थे। और जो छोटे राज्य थे, अगर कंपनी छोटे राज्यों में ये सेना रखती थी तो वो नगद वेतन, नगद रूप में कंपनी को दिया करते थे, पैसे, धन, कुछ भी कह सकते हैं। तो सेना भी नाम के लिए राज्य के अंडर में और काम के लिए ब्रिटिश का पूरा नियंत्रण होता था सेना पर। राज्य का बिल्कुल भी सेना के ऊपर नियंत्रण नहीं था, जिससे राज्य की शक्ति दिन पर दिन क्षीण होती जा रही थी। तीसरा पॉइंट है, राज्य के अंदर सरकारी नौकरी में केवल ब्रिटिश नागरिक को प्राथमिकता। यह भी बड़ा कठोर इनका नियम था।
जो भी राज्य के अंतर्गत सरकारी सेवाएं होती थी, सरकारी नौकरियां होती थी, उनमें ब्रिटिश को छोड़कर किसी भी अन्य यूरोपीय या अमेरिकी नागरिक को शामिल होने का किसी भी तरीके का अधिकार ना देना, यह राज्यों को कहा गया था, अनुमति ना देना। मतलब राज्य ब्रिटिश नागरिक को छोड़कर किसी भी यूरोपीय या अमेरिकी नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए अनुमति नहीं दे सकती थी। ये कंपनी की तीसरी शर्त थी। अब चौथी, प्रशासन में सलाह के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। जो राज्य का प्रशासन होता था उसमें सलाह के लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था, जो कि राज्य का प्रशासन किस तरीके से चला जाए वो अपनी सलाह दिया करते थे, और लगभग ये सलाह उनके लिए मानना अनिवार्य भी कर दिया गया था। और इसके लिए भी राज्य द्वारा रेजिडेंट को सैलरी दी जाती थी। मतलब जो रेजिडेंट ये रखे जाते थे ये भी राज्य के खर्च पर रखे जाते थे। अब पांचवी जो शर्त थी उनकी, आंतरिक विद्रोह तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा करना कंपनी का दायित्व। कंपनी ने राज्य को यह आश्वासन दिया कि आपका जितना भी विदेशी मामला, आंतरिक किसी भी तरीके का जो प्रशासन संबंधी अधिकार है वो हमारा है। इसके बदले में हम आपको आंतरिक विद्रोह, अगर जनता विद्रोह करती है उससे आपकी रक्षा करेंगे। बाह्य आक्रमण, अगर कोई राज्य आपके ऊपर आक्रमण करता है तो उससे हम आपकी रक्षा करेंगे। परंतु ये जितने भी अधिकार हैं आपके, प्रशासनिक, विदेशी, सब हमारे अंडर में। तो ये पांचवा उनका जो शर्त था। छठा, सैद्धांतिक रूप में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। वैसे तो कंपनी ने सैद्धांतिक रूप से कहा था कि हम आपके आंतरिक जो आपका पर्सनल मैटर है, पर्सनल मामला आंतरिक, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, परंतु व्यवहारिक रूप से खुलकर इस नियम को तोड़ा गया और जहां मौका मिला, जहां कंपनी को लगा कि ये हमारे हित में है, वहां पर उन्होंने आंतरिक मामले में भी राज्यों के इंटरफेयर, हस्तक्षेप किया। अब हम देखते हैं इस सहायक संधि से कंपनी को होने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ। सबसे पहला, एक ही झटके में अनेक बड़े राज्य कंपनी के संरक्षण में। यह संधि जैसे ही जिस राज्य से की जाती थी वो पूरा राज्य बिल्कुल एक झटके में कंपनी के अंडर, उसके सारे संपूर्ण अधिकार कंपनी के हाथों में। और सबसे पहला राज्य हैदराबाद था जिसने कंपनी के साथ सहायक संधि प्रणाली में अपनी दिलचस्पी दिखाई और सहायक संधि प्रणाली की। सबसे पहला राज्य हैदराबाद। दूसरा पॉइंट, राज्यों पर कंपनी का विस्तार तथा नियंत्रण सुगमता से। अब क्या हो गया, अब कंपनी कई सारे जो अनावश्यक झगड़े, युद्ध, विद्रोह से बच गई और बहुत ही आसानी से बड़े बड़े राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे उनको कई सारे उस राज्य के संपूर्ण अधिकार, आर्थिक मामले के, राजनीतिक मामले के, प्रशासनिक मामले के अधिकार मिल गए, जिससे वो जब मर्जी जहां मर्जी अपनी कंपनी लगाए, जितना मर्जी संसाधन यहां से अपने देश भेजे, इस मामले में वो स्वतंत्र हो गई। क्यों? क्योंकि सारा जो अधिकार था वो तो संधि के अंतर्गत कंपनी के हाथों में आ गया। राज्य बिल्कुल कमजोर हो गया, वो केवल दिखावे के लिए कठपुतली राजा रह गया। तीसरा, कंपनी को बिना राजस्व खर्च के एक बड़ी सेना प्राप्त। हमने देखा यहां पे राज्यों के अंतर्गत सेनाएं रखी गई, वो भी थे तो ये कंपनी के नियंत्रण में, लेकिन इनका खर्चा राज्य से वसूला जाता था। तो इतनी बड़ी सेना कई सारे राज्यों, जिस राज्यों से इन्होंने बहुत सारे, लगभग कई सारे राज्यों से सहायक संधि हुई,
इससे कंपनी को एक बहुत बड़ी सेना वो भी मुफ्त में मिल गई, जिससे वो बड़े बड़े युद्ध अभियान कर सकती थी, बड़े बड़े राज्यों को दबा सकती थी तथा विदेशों से भी युद्ध लड़ने में, जैसे अफगानिस्तान से युद्ध हुआ तो ये इन सेनाओं का प्रयोग करती थी, वो भी मुफ्त में, क्योंकि सैलरी तो राज्य दे रहा है, जो राजा थे, और काम कंपनी का होता था इससे। तो एक फ़ायदा ये भी हुआ इनको कि बिना राजस्व खर्च के बड़ी सेना कंपनी के पास, कंपनी को मिल गई। चौथा, कंपनी के विरुद्ध विदेशी प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। अब एक ये भी लाभ हुआ, जब जिस राज्य से संधि की गई है उसके विदेशी मामले पे कंपनी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो अब वो फैसला करने लगे कि इस राज्य में कोई विदेशी कंपनी आएगी या नहीं आएगी, कितने मात्रा में आएगी, कैसे क्या करना है, सब कुछ इनके अंतर्गत। मतलब अगर कोई भी विदेशी इनसे प्रतिस्पर्धा करे तो तुरंत उसको बाहर निकालने का इनके पास प्रत्यक्ष अधिकार मिल गया था, और राज्य कुछ नहीं कर सकता इसमें। क्यों? क्योंकि उनका जो भी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक मामले, तो विदेशिक मामले कंपनी के हाथों में आ गए। तो यही फैसला करेंगे कि कौन इस राज्य में विदेशी रहेगा, नहीं रहेगा, व्यापार करेगा, कैसे करेगा, कितनी मात्रा में करेगा, ये सब कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ गए। ये फायदा हुआ इनका। पांचवा, भारतीय जनता के आक्रोश को देशी राज्यों की तरफ मोड़ा गया। अब देखो ये कितनी बड़ी, आप देख सकते हो कि कितने होशियार, कितने अक्लमंद, कितने तेज दिमाग के थे अंग्रेज। सारा पावर राजा से छीन लिया गया, है ना। सारा पावर पहले राजा से छीन लिया गया, लेकिन अगर किसी तरीके का अकाल पड़ता या किसी तरीके का विद्रोह होता तो ये लोग राजा को सामने कर देते कि लो भाई ये तुम्हारे राजा हैं, इनसे निपटो, जो भी प्रॉब्लम हो सबके जिम्मेदार ये हैं, हम नहीं। हम तो केवल अपना व्यापार कर रहे हैं, हम तो और सर्विस दे रहे हैं आपको कई तरीके की। राजा को से बोलो जो भी दिक्कत है, सबका जिम्मेदार राजा है। परंतु व्यवहारिक तौर पर, सैद्धांतिक रूप में तो राजा है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे तो राजा के पास कोई पावर ही नहीं है, तो क्या करेगा राजा। तो जो पब्लिक भी थी, जैसे आज के टाइम में कोई भी घटना होती है तो मोदी करवा रहा है, केजरीवाल करवा रहा है ना, ये कह देते हैं। परंतु केवल यही दोनों तो है नहीं पावर में, और भी लोग हैं जो कि अंदर के लोग हैं, पब्लिक को दिखाई नहीं देता। सेम वही सिचुएशन उस वक्त भी सामने आ रही थी। राजा पब्लिक के नज़र में गिरता जा रहा था, और एक जो राजा का प्रशासन था पब्लिक के नज़र में बिल्कुल बदनाम हो गया था। परंतु वास्तविक शक्ति तो कंपनी के हाथों में थी, तो राजा क्या करे। छठा, कंपनी के अधीन भूभाग पर युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से भी बचाव। अब जो अगर सहायक संधि प्रणाली लागू करने का एक ये भी इनका मकसद था कि जो हमने भूभाग इतने जीते हैं या प्राप्त किए हैं, तो युद्ध में अगर युद्ध करके हम राज्यों को जीतने की कोशिश करें तो युद्ध में जो विनाश होगा उसका प्रभाव हमारे राज्यों पर भी होगा। जैसे हमने देखा था मैसूर युद्ध में किस प्रकार मद्रास पर आक्रमण, तो मतलब कई सारे इनके राज्यों पर हमला भी हो जाता था जब ये दूसरे राज्य को जीतने की कोशिश करते थे। परंतु सहायक संधि के प्रणाली के द्वारा ये युद्ध से बच गए। जो युद्ध के बड़े जोखिम थे उनसे कंपनी बच गई, और बहुत ही सुगमता से राज्य विस्तार को इन्होंने अंजाम दिया, और लगभग कई सारे भारतीय जो राज्य थे उनको इस संधि के अंतर्गत ले आए, और इन्होंने भारतीय भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। धीरे धीरे इन्होंने प्रशासनिक नियम कानून और बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके लिए फायदेमंद और कारगर प्रणाली थी सहायक संधि प्रणाली।
जिसके द्वारा इन्होंने बिना अपने कुछ खर्च या नुकसान के कई सारे राज्यों को झटके में अपने अंडर कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक सहायक संधि प्रणाली। थैंक यू वेरी मच।